अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। इसमें सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है, एवेल्यूएट आई क्लोज इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल joining points A 10, B 30, C 32 एंड D 12। यानी अब हमने एक क्लोज्ड इंटीग्रल फाइंड करना है और 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको ज्वाइन करने से रेक्टेंगल बनती है और C इसकी बाउंड्री है। तो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री C को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो पहले पार्ट को हम C1 कह लेते हैं, दूसरे को C2 और तीसरे को C3 और चौथे को C4। और फिर बाउंड्री को जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है उसका सेपरेट इंटीग्रल निकालेंगे I1, I2, I3 एंड I4। I1 इंटीग्रल AB लाइन के लिए होगा और I2 इंटीग्रल BC लाइन के लिए होगा और I3 इंटीग्रल CD लाइन के लिए और I4 इंटीग्रल DA के बराबर होगा और फाइनल इंटीग्रल जो है वो सब का सम होगा, यानी I सब का सम होगा। पहले हम क्लोज्ड इंटीग्रल का इक्वेशन लिखते हैं जो हमें गिवन है, I इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो पहले हमने AB लाइन ली और इसे C1 से ज़ाहिर कर लिया। तो AB लाइन चूँकि x एक्सिस पे होगी तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन बन गई y इक्वल 0। अगर हम इसका डिफरेंशियल ले लें dy तो वो भी 0 ही आएगा। तो अब जो ऊपर हमें क्वेश्चन में क्लोज इंटीग्रल दिया उसमें y की जगह 0 पुट करें, dy की जगह 0 पुट करें तो सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हम लाइन BC लेंगे और इसे C2 से ज़ाहिर कर लेंगे। तो चूँकि लाइन BC जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन x में होगी। तो अगर हम B के x कोऑर्डिनेट को देखें तो 3 है और C के x कोऑर्डिनेट को देखें तो वो भी 3 है, तो x इक्वल आ जाएगा 3। अगर इसका डिफरेंशियल लेंगे dx तो वो भी इक्वल आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 हो जाता है। तो 3 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब जो हमारा गिवन इंटीग्रल है I इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसमें हम x की जगह 3 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ भी x आ रहा है और dx की जगह 0। तो एक्स वाई डी एक्स वाली टर्म तो टोटली 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई वाली टर्म जो है वो इंटीग्रल की बच जाएगी। तो इस इंटीग्रल को हम I2 कह लेते हैं। तो इंटीग्रल I2 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 से 2। अब ये लिमिट जो है 0 से 2 ये हमने कैसे ली है, क्योंकि जो हमारे पास इंटीग्रल बचा है वो टोटली y में रह गया है और B और C के y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0, 2 हैं, तो लिमिट 0 से 2 ले ली। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम इंटीग्रल लेंगे तो y1 का इंटीग्रल y आ जाएगा और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड और लिमिट 0 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 प्लस 2 की पावर 3 ओवर 3 और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 हो जाएगी। तो 2 और 2 की पावर 3 तो 8 हो गई और ओवर 3 इनका LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 24 ओवर 3। तो इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 होल 2 ओवर 3। तो I2 की वैल्यू आ गई 4 होल 2 ओवर 3। अब हम लाइन CD लेंगे जिसको हम C3 से ज़ाहिर करते हैं। तो चूँकि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन इसकी y में होगी। तो अगर हम C और D के y कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये 2, 2 हैं, तो इसका मतलब y इक्वेशन आ जाएगी 2। जब y इक्वल 2 का डिफरेंशियल लेंगे तो dy इक्वल आ जाएगा 0। अब हम I3 लिखेंगे अपनी गिवन इंटीग्रल में वैल्यूज़ पुट करके। तो गिवन इंटीग्रल में जहाँ dy आ रहा है वो टर्म ही पूरी 0 हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा
y की जगह 2 पुट हो जाएगा और ये इंटीग्रल I3 रह जाएगा 2x dx। और लिमिट हम इसकी, चूँकि ये इंटीग्रल x में है तो c और d के x कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो लिमिट बन जाएगी 3 1। तो 2x का इंटीग्रल आ जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, तो इस पर लिमिट आ जाएगी 3 1। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 ही रहेगा और फिर माइनस लोअर लिमिट 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 निकल जाएगा तो -8 आ जाएगा, यानी I3 इक्वल आ गया -8। फिर हम लाइन लेंगे DA जिसको हम C4 से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, इसलिए इसकी इक्वेशन, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी इसलिए इसकी इक्वेशन x में होगी। तो D और A के अगर हम x कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो 1 के इक्वल हैं, तो x इक्वल आ गया 1। इसका डिफरेंशियल लेंगे dx तो वो इक्वल आ जाएगा 0। अब हम dx ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन में हमें इंटीग्रल दिया गया उसमें dx वाली टर्म को 0 कर देंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 + y² dy। और लिमिट्स हम a और d के y कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो कि 2 और 0 हैं। तो 1 का इंटीग्रल जब लेंगे तो ये आ जाएगा y, और y² का इंटीग्रल लेंगे तो y³ और लिमिट 2 से 0 और इसको हम I4 कहेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -2 और -8/3 बनेगा, जिसका ऊपर हम सेम करके आए हैं 24/3 बनता है, तो इसके साथ सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 होल 2/3 डिवाइड करने के बाद। अब हम फाइनल I निकालेंगे तो I इक्वल होगा I1 + I2 + I3 + I4। तो I1 हमारा 0 आ गया, प्लस I2 आ गया 4 होल 2/3 और I3 आ गया -8 और I4 आ गया -4 होल 2/3। होल वाली टर्म्स 4 होल 2/3 ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास I की वैल्यू आ गई -8। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। सपोज़ हमें इंटीग्रल I गिवन है, इंटीग्रल CF(x, y, ds)। तो हम इस इंटीग्रल में ds की जगह लिख सकते हैं ds/dx इंटू dx। यहाँ ds/dx इक्वल है √1 - dy/dx होल स्क्वायर, जो कि आर्क लेंथ को ज़ाहिर करता है। तो अब लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इस तरह हो जाएगा I इक्वल इंटीग्रल लिमिट्स x1 x2 f(x, y) इंटू √1 + dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एवेल्यूएट I इंटीग्रल C 4x + 3xy ds where C is the straight line joining O0 0 to point A1 2। यानी हमने इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और C जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो O और A को मिलाती है। सबसे पहले हम O और A से स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दें ओवर में x कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, तो 2 - 0/1 - 0 इक्वल आ जाएगा 2। स्लोप आ गई 2। फिर हम ओरिजिन के अराउंड एक रीजन पॉइंट लेकर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे y - 0 = 2 × x - 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इक्वल हो जाएगी y = 2x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx इक्वल आ जाएगा 2, क्योंकि कांस्टेंट एज इट इज़ आएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो dy/dx = 2। फिर हमने पढ़ा हुआ है ds/dx इक्वल होता है √1 + dy/dx होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो 1 + 2² तो ये इक्वल हो जाएगा 5√। अब इंटीग्रल का फार्मूला लिखेंगे। इंटीग्रल I इक्वल लिमिट्स x0 से x1, क्योंकि अगर ये हमारी इक्वेशन जो है इंटीग्रल के फार्मूले में हम x लिमिट्स लेते हैं और ये हम
पॉइंट ओ और ए से लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 1 बनते हैं, तो लिमिट 0 और 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रल में जो फंक्शन की मैंने वो लिखेंगे 4x + 3x y इंटू डी एक्स। फिर हम डी एस को हटा के उसकी जगह लिख देंगे √1 + dy/dx होल स्क्वायर की वैल्यू, जो कि इक्वल आई है 5 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा है y की वैल्यू 2x है, तो इसको हम इधर पुट कर देंगे तो i इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 4x, और y की वैल्यू 2 पुट करने से 2x पुट करने से प्लस 6x² आ जाएगा √5 इंटू डी एक्स। अब हमने दोनों टर्म से 2 जो है वो कॉमन ले लिया है, तो 4x की जगह रह जाएगा 2x और 6x² की जगह रह जाएगा 3x², क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है। और √5 चूँकि कांस्टेंट है, इसको भी बाहर इंटीग्रल के शुरू में लिख दिया है। तो अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे। फिर हम इंटीग्रल लेंगे तो i इक्वल आ गया 2 √5 एज़ इट इज़, और 2 तो एज़ इट इज़ आएगा, और x का इंटीग्रल आ जाएगा x² / 2 + 3 एज़ इट इज़ आएगा, और x² का इंटीग्रल आ जाएगा x³ / 3, यानी पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट 0 से 1। 2 √5 एज़ इट इज़, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, और x² + x³ और लिमिट 0 से 1। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो इधर 0 ही लिख लेते हैं। तो 2 √5 इंटू 1 + 1 - 0, और 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये बाहर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 √5। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। व्हेन x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल x इक्वल yt एंड y इक्वल gt, यानी x और y को पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ज़ाहिर किया गया है। तो फिर ds/dt को हम इस तरह लिखते हैं √dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर, और ये आर्क लेंथ को ज़ाहिर करता है। तो हम dt को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ds इक्वल आ जाएगा √dx/dt स्क्वायर प्लस dy/dt स्क्वायर इंटू dt। तो फिर हमारा लाइन इंटीग्रल का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इस तरह हो जाएगा, i इक्वल इंटीग्रल c f x y ds, और इसको हम चेंज कर देंगे इंटीग्रल लिमिट t1 to t2 f x y √dx/dt स्क्वायर प्लस dy/dt स्क्वायर और इंटू dt। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे, एवेल्यूएट क्लोज्ड इंटीग्रल 4xy ds where c is defined as the curve x equal sin t, y equal cos t between t0 and t π/4। यानी हमने एक क्लोज इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है, और जो कर्व है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल साइन टी, y इक्वल cos t गिवन है, और लिमिट्स गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम x इक्वल साइन टी लेकर इसका डेरिवेटिव लेंगे dx/dt, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos t। फिर y लेंगे जो हमें गिवन है cos t, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dt, तो cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन t। तो ds/dt इक्वल होता है √dx/dt स्क्वायर प्लस dy/dt स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो ऊपर अभी हमने निकाली है। cos स्क्वायर t हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल होता है 1, और 1 का √1 होगा। फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं ds इक्वल 1 dt। फिर हम इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, i इक्वल इंटीग्रल लिमिट t1 to t2 f(x, y फंक्शन एंड आर्क लेंथ √dx/dt स्क्वायर प्लस dy/dt स्क्वायर इंटू dt। फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लिमिट्स की जगह हम पुट कर देंगे 0 और π/4 जो कि गिवन है, और फंक्शन की जगह 4xy और √dx/dt स्क्वायर प्लस dy/dt स्क्वायर की जगह 1 और dt फार्मूले के मुताबिक एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम x की जगह पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल लिमिट 0 π/4 4 x की जगह sin t हो जाएगा, और cos y की जगह cos t हो जाएगा।
और डी टी। फिर 4 का 2 हम बाहर लिख लें और एक 2 अंदर रहने देंगे। एक 2 बाहर लिख लिया, एक 2 अंदर रहने दिया, तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रल 2 sin t cos t dt। अब ये जो 2 sin t cos t है ये sin 2t का फार्मूला है, तो इसको क्लोज़ करके लिख देंगे। तो इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 to π/4 sin 2t हमने फार्मूला क्लोज़ कर दिया है। तो अब इंटीग्रल लेंगे तो 2 चूँकि पहले से ही आ रहा है पीछे से, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो sin 2t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2t, और एंगल 2t है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो लिमिट लिख देंगे 0 से π/4। 2 और 2 बाहर वाला 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ माइनस कॉस 2t बचेगा। तो माइनस को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर जो cos 2t है उस पर पहले अपर लिमिट पुट की t की जगह π/4 और फिर लोअर लिमिट पुट की t की जगह 0। तो π/4 2 से कैंसिल हो के π/2 रह जाएगा जो कि 90 डिग्री बनता है, और cos की 90 पे वैल्यू हो जाती है 0, और cos 2 × 0 ये cos 0 बनेगा और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा और इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। हम दो डिफरेंट पाथ्स के साथ इंटीग्रेशन लें लेकिन जो उनके एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हों, तो बाज़ दफ़ा उनका रिज़ल्ट एक जैसा आ जाता है और बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट एक जैसा नहीं आता। तो इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। एग्ज़ाम्पल है एवेल्यूएट क्लोज्ड इंटीग्रल 3x² y² dx प्लस 2x³ y इंटू dy बिटवीन पॉइंट O00 एंड A24, और 3 पाथ दिए हुए हैं अलॉन्ग C, दैट इज़ y इक्वल x² अलॉन्ग C2, दैट इज़ y इक्वल 2x अलॉन्ग C, दैट इज़ x इक्वल 0 फ्राम 00 to 04 एंड y इक्वल 4 फ्राम 04 to 24। अब हम इन तीनों पाथ्स के अलॉन्ग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पाथ लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन की। I इक्वल इंटीग्रल C 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy। तो पाथ C1 के लिए y इक्वल x², इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy इक्वल आ जाएगा 2x इंटू dx, और इंटीग्रेशन जब फर्स्ट इंटीग्रेशन लेंगे तो 3x² और y² की जगह हम लिख देंगे x², तो ये x की 4 पावर हो जाएगा, और dx प्लस 2x³ एज इट इज़, और y की जगह x² लिखेंगे और dy की जगह लिखेंगे 2x dx, और लिमिट्स हम इसकी पॉइंट से लेंगे क्योंकि ये सारी इक्वेशन x में चेंज हो गई है, तो x कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो कि 0 और 2 है, तो ये लिमिट बन जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन 1 हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3x⁻6 आ जाएगा और प्लस 4x⁻6 आ जाएगा इंटू dx। इसको प्लस कर लें तो 7x⁻6 आ जाएगा, और फिर इसकी इंटीग्रेशन लें तो 7 एज इट इज़ रहेगा, और x6 का इंटीग्रल आ जाएगा x7/7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x7 और इसकी लिमिट 0 2, और पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 7 और फिर -0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो 2 की पावर 7 जो है 128 आ जाएगा, यानी I1 की वैल्यू आ गई 128। फिर हम सेकंड पाथ लेते हैं जिसके लिए y इक्वल है 2x, और इसका डिफरेंशियल लेंगे dy, तो ये आ जाएगा 2 इंटू dx। फिर I2 इंटीग्रेशन लिखेंगे और लिमिट्स इसकी भी 0 से 2 होंगी, और जो ऊपर हमें इक्वेशन दी हुई है इंटीग्रल की उसमें 3x² एज इट इज़ आएगा, और y की जगह हम लिख देंगे 2x और इसका स्क्वायर लेंगे तो 4x² हो जाएगा, dx एज इट इज़ प्लस 2x³ एज इट इज़, और y की जगह 2x² लिख देंगे। 2x लिखेंगे तो यहाँ y की जगह 2x आएगा, और dy की जगह आ जाएगा 2dx। इस इंटीग्रेशन में फ़र्स्ट पार्ट का 12x⁻4 बन रहा है और सेकंड पार्ट में 8x⁻4 बन रहा है। इनको प्लस करके 20x⁻4 इंटू dx, और लिमिट 0 से 2 हो जाएगी।
तो 20 को हम एज़ इट इज़ बाहर लिख लेते हैं और x4 का इंटीग्रल लेते हैं, तो x4 का इंटीग्रल आएगा x5/5, तो 5 ओवर वाला 5 20 से कैंसिल हो गया, बाहर 4 रह जाएगा और ब्रैकेट में x5 और लिमिट हम लिख लेंगे 0 से 2 और पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पावर 5 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगा। 2 पावर 5 जो है वो होता है 32 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, यानी I2 भी 128 ही आ गया। फिर हम थर्ड पार्ट लेते हैं जिसमें दो पाथ्स हैं फ्रॉम 0 0 to 0 4 और इसके लिए x की इक्वेशन 0 है और y = 4 है और इसके लिए पॉइंट्स हैं 0 4 2 2 4। तो x = 0 तो इसका इंटीग्रल dx भी = 0। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वो सारी टर्म 0 हो जाएगी और जहाँ dx आ रहा है वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा 0। फिर उसके बाद y = 4 और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy = 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाता है। तो जहाँ पे इंटीग्रल में y आ रहा है वहाँ पे हम 4 लिख देंगे और जहाँ पे इक्वेशन के इंटीग्रल में dy आ रहा है वहाँ 0 कर देंगे। तो सेकंड टर्म जो इक्वेशन का इंटीग्रल था वो मुकम्मल तौर पे 0 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 3x² एज़ इट इज़ और y² की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 3 से मल्टीप्लाई होके 48 x² इंटू dx आ जाएगा और इसकी लिमिट्स हम लेंगे 0 से 2 चूँकि फंक्शन x में चला गया है। तो इस पे 48 एज़ इट इज़ आएगा और x³ ओवर 3 इंटीग्रेशन हो जाएगी x² की और इस पे 3 जो है 48 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16। और फिर उसके बाद हम अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 2 की पावर 4 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो 0 आ जाएगी। 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगी और 16 से मल्टीप्लाई हो के 128 आ जाएगी और इसके लिए भी I3 की वैल्यू आ जाएगी 128। तो हमने 3 पाथ्स देखे और तीनों में हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन आई है वो सेम आई है। तो मतलब पाथ पे यहाँ पे इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही बल्कि एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। चूँकि एंड पॉइंट्स भी सेम है तो इस वजह से इन तीनों पाथ्स की इंटीग्रेशन सेम आई है।